हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है और कैसे होती है वो डिस्कस किया था। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फॉर ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन एक सिंगल पीक जो है वो प्राप्त होनी चाहिए, बट एक सिंगल पीक प्राप्त ना होकर के ग्रुप ऑफ पीक्स या मल्टीप्लेट के रूप में वो पीक प्राप्त होती है और उसको हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं। और उसमें स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है एक उदाहरण देकर के हमने डिस्कस किया था। 1,1,2 ट्राई क्लोरोएथेन का 1,1,2 ट्राई क्लोरोएथेन में दो पीक्स आती हैं जो कि डबलेट और ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होती हैं और उसका क्या कारण है वो हमने डिस्कस किया था। और उसमें N+1 रूल हमने डिस्कस किया था कि हर एक प्रोटॉन के नेबरिंग एटम के पास जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसको N के रूप में हम लिखते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोटॉन की जो पीक है वो N+1 के रूप में स्प्लिट होती है। यदि नेबरिंग एटम्स के पास प्रोटॉन की संख्या 2 है यानी कि N की वैल्यू 2 है तो 2+1 यानी कि ट्रिपलेट के रूप में पीक प्राप्त होगी। यदि नेबरिंग एटम के पास प्रोटॉन की संख्या 1 है तो 1+1 यानी कि डबलेट के रूप में वो पीक प्राप्त होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें बताया गया है कि यदि ये वाला हम पर्टिकुलर प्रोटॉन लें तो उसके नेबरिंग एटम पर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2 है। एन की वैल्यू 2 है तो 2+1 यानी कि ये जो इसकी पीक प्राप्त होगी ये ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगी। अब ये जो मिथाइलिन वाले जो प्रोटॉन है दोनों इक्विवेलेंट है, ये वाला और ये वाला, तो इसके नेबरिंग एटम पर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या है? 1 है। तो n की वैल्यू 1 है तो 1+1 2 यानी कि इसकी जो पीक है वो डबलेट के रूप में प्राप्त होगी। तो नेबरिंग एटम पर कितने प्रोटॉन की संख्या है उसके आधार पर उसका स्प्लिटिंग जो है वो किस तरह से होगा वो निर्धारित होता है। अब इसमें अलग अलग उदाहरण दे करके उसमें स्प्लिटिंग पैटर्न किस तरह का होगा वो बताया गया है। जैसे ये कंपाउंड है जिसमें एक्स और वाई दोनों अलग अलग हैं, तो इस वाले प्रोटॉन की यदि हम बात करें तो इसके नियरेस्ट एटम पर कितने प्रोटॉन है? 1। तो n की वैल्यू 1 है तो 1+1 यानी कि डबलेट के रूप में इसकी पीक प्राप्त होगी जो कि यहां पर दर्शाया गया है और ये डबलेट 1:1 के रेशियो में होती है। अब हम इस वाले प्रोटॉन की बात करें, सपोज ये ए है और ये बी है, तो प्रोटॉन बी की बात करें तो इसके पास भी जो एडजेसेंट एटम है इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो हियर आल्सो नंबर ऑफ टू एडजेसेंट एटम इज 1। तो यहां पर भी पीक 1+1 यानी कि डबलेट के रूप में प्राप्त होगी। तो दोनों प्रोटॉन के लिए ए और बी के लिए डबलेट प्राप्त होता है। अब हम यहां पर बात करें, ए और बी दो तरह के प्रोटॉन हैं। अब ए वाले की हम बात करें तो इसके पास एडजेसेंट जो एटम है कार्बन उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, एन की वैल्यू 1 है यानी कि 1+1 यहां पर जो पीक है इस ए के लिए वो डबलेट के रूप में प्राप्त होगी। अब बी प्रोटॉन के लिए हम सिग्नल की बात करें तो इसका एडजेसेंट एटम ये है, इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 3 यानी कि एन की वैल्यू 3 है तो 3+1 यानी कि 4 यानी कि यहां पर जो पीक है वो क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगी यानी कि वो पीक 4 में डिवाइड हो जाती है और ये 1:2:2:1 के रूप में प्राप्त होती है। सॉरी, 1:3:3:1 ये रेशियो जो है इस क्वार्टेट का होता है 1:3:3:1। अब हम तीसरा एग्जांपल लें, यहां पर ए और ये बी दो प्रकार के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये दो ए हैं और ये बी है। तो अब इस ए प्रोटॉन के लिए एन की वैल्यू कितना है? 1। तो यहां पर 1+1 यानी कि ये जो पीक है ये डबलेट के रूप में प्राप्त होगी जो कि 1:1 रेशियो में होगी। और इस वाला बी की बात करें तो इसमें एडजेसेंट एटम पर दो
प्रोटॉन की संख्या है यानी कि n की वैल्यू 2 है, तो 2 + 1 यानी कि यहां पर जो पीक है वो ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगी, और ये जो ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगी ये 1:2:1 के रेशियो में प्राप्त होती है। अब हम इसमें डिस्कस करें ए और बी, यहाँ पर कोई भी हेटेरोएटम X जुड़ा हुआ है, तो अब ए के लिए यदि हम इस प्रोटॉन की बात करें तो एडजेसेंट एटम पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो 2 + 1 यानी कि 3, यहां पर ये जो पीक है ए की ये ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगी। अब बी की हम बात करें तो इस बी वाले प्रोटॉन के एडजेसेंट एटम पर 3 प्रोटॉन है, तो n की वैल्यू यहां पर 3 है, तो 3 + 1 यानी कि 4, यानी कि ये जो पीक है वो क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगी। इसमें ए और बी फिर हम डिस्कस करें, यहाँ एक्स और वाई दोनों डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम। तो अब इस ए वाले के लिए हम डिस्कस करें तो एडजेसेंट एटम पर 2 प्रोटॉन है यानी कि n की वैल्यू 2 है, तो 2 + 1 यानी कि ट्रिपलेट के रूप में ए के लिए ये पीक प्राप्त होगी। और बी की हम बात करें तो इसमें भी एडजेसेंट एटम पर 2 प्रोटॉन है यानी कि हियर आल्सो n = 2, तो 2 + 1 यानी कि ये बी के लिए भी जो पीक है ये ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगी। अब हम ये बात करें, ये ए और ये बी, ये 3 और ये 3 प्रोटॉन यानी कि 6 प्रोटॉन जो है वो इक्विवेलेंट है, तुल्य है। तो अब बी के लिए हम बात करें तो बी के लिए एडजेसेंट एटम पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है यानी कि n की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 यानी कि ये जो बी के लिए बी प्रोटॉन के लिए जो पीक प्राप्त होगी वो डबलेट के रूप में प्राप्त होगी। और ए प्रोटॉन की बात करें तो इसमें ये भी निकटवर्ती एटम है, ये भी निकटवर्ती एटम है, यानी कि n की वैल्यू क्या है 6 है। 6 इक्विवेलेंट 6 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। एक तरफ 3 है, दूसरी तरफ भी 3 है, तो n की वैल्यू 6 हो गई, तो n + 1 = 7, यानी कि सेप्टेट के रूप में 7 पीक्स जो है इसमें प्राप्त होती है, जो कि इस तरह से दर्शाया गया है। तो ये जो पीक है ये प्रोटॉन ए के लिए है। तो इस तरह से स्प्लिटिंग जो है वो प्रोटॉन्स का होता है। अब सिंगलेट है तो वो एक ही पीक प्राप्त होगी, डबलेट है तो 1:1 रेशियो में 2, ट्रिपलेट है तो 1:2:1 के रेशियो में 3, क्वार्टेट है तो 1:3:3:1 रेशियो में 4, क्विंटेट है तो 1:4:6:4:1 रेशियो में, और सेक्सटेट में, और इसी तरह से ये शो कर रखा है। और इसमें पास्कल्स ट्रायंगल रूल जो है अप्लाई होता है। जैसे यहां पर वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू इन दो का योग है, सम है 1 + 2 3। ये वैल्यू निकालनी है तो ये 2 + 1 3 का योग है। ये वैल्यू निकालनी है तो ये 3 + 3 इसका योग है। ये वैल्यू निकालनी है 10, तो ये 4 + 6, ऊपर वाली जो दो वैल्यूज हैं 4 + 6 10 का योग है। इसी तरह से ये वैल्यू निकालनी है तो ये ऊपर वाली 2 10 + 5 यानी कि इन दोनों का योग है 15। तो ये रिलेटिव इंटेंसिटीज जो है वो मल्टीप्लेट में जो डिफरेंट पीक्स आती हैं उनको इस स्लाइड में शो कर रखा है। अब व्हाट इज द बेसिस ऑफ स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग? स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का बेसिस क्या है वो हम 1,1,2 ट्राई क्लोरोएथेन का एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करते हैं। ये है 1,1,2 ट्राई क्लोरोएथेन। ये ए प्रोटॉन जो है वो ब्लू कलर में शो कर रखा है और बी प्रोटॉन जो है वो रेड कलर में शो कर रखा है। तो जो ए प्रोटॉन है वो बी प्रोटॉन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, और बी प्रोटॉन जो है वो ए प्रोटॉन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, प्रोटॉन ऑफ वन टाइप are affected by the magnetic field of the other neighboring protons, and magnetic field of a particular proton can be aligned either with the external magnetic field or against the external magnetic field। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटॉन जो है वो दूसरे नेबरिंग प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके द्वारा प्रभावित होते हैं, और वो जो है वो आइदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो सकते हैं या उसके अपोजिट अलाइन हो सकते हैं। अब
magnetic moment of a proton if it aligns with the external magnetic field, यदि जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोटॉन का है वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस केस में क्या होगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इंक्रीज्ड, उसमें जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो डिफरेंट बिटवीन द एनर्जी ऑफ अल्फा एंड बीटा ओरिएंटेशन विल आल्सो इंक्रीज, जो एनर्जी गैप है अल्फा और बीटा ओरिएंटेशन के बीच में वो इंक्रीज हो जाएगा. सो देयरफॉर देयर विल बी स्लाइट इंक्रीज इन केमिकल शिफ्ट, उसमें केमिकल शिफ्ट में थोड़ा सा इंक्रीज होगा. एंड वी गेट हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसमें जो सिग्नल प्राप्त होगा वो हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, यानी कि उसमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो रिलेटिवली हाई होगी, क्योंकि उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, डी शील्डिंग हो रहा है, विपरिरक्षण हो रहा है. बट इफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए प्रोटॉन अलाइंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यदि मैग्नेटिक मूवमेंट जो प्रोटॉन का है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, तो उसमें क्या होगा, जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान कम हो जाएगा. तो जब इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का मान कम हो गया है, तो जो अल्फा और बीटा ओरिएंटेशन के बीच में एनर्जी गैप है वो डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा. तो अब उसमें क्या होगा, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, एंड वी विल गेट पीक एट रिलेटिवली लोअर फ्रीक्वेंसी, or we can say at a lower value of chemical shift, lower value of delta, यानी कि इस केस में जो है वो शील्डिंग हो रहा है. अब इसको हम इस 1,1,2 ट्राइक्लोरोएथेन के द्वारा समझाते हैं. अब हम बी प्रोटॉन की बात करें, तो पहले हम प्रोटॉन ए की बात करें, तो उसके एडजेसेंट बी प्रोटॉन है जो कि 2 है, जो कि रेड कलर में हमने शो कर रखे हैं. अब 2 प्रोटॉन में इसमें अलाइनमेंट की जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो अलाइनमेंट की पॉसिबिलिटीज इसमें क्या क्या है, वो अलाइनमेंट की पॉसिबिलिटीज पहली तो ये है कि बोथ में अलाइन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बोथ अलाइंस अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो दोनों हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अलाइन हो रहे हैं, जो कि यहां पर हमने शो किया है. और बाकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि उसमें एक अलोंग और एक अपोजिट अलाइन हो रहा है, यानी कि ये अलोंग है और ये अपोजिट है, ये अलोंग है और ये अपोजिट है. पहला वाला अपोजिट, दूसरा वाला अलोंग, या पहले वाला अलोंग, दूसरा वाला अपोजिट, ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो अब तीनों पॉसिबिलिटीज में क्या क्या होगा, हम पहली पॉसिबिलिटी ये लेते हैं, बोथ अलाइज विद द फील्ड, जो दोनों न्यूक्लियाई है उनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो अलाइज अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. तो अब इसमें क्या होगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट या इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी. ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहां पर जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें एनर्जी गैप जो है अल्फा और बीटा के बीच में बढ़ जाएगा. तो केमिकल शिफ्ट विल बी टुवर्ड्स हायर साइड, क्योंकि इसमें डी शील्डिंग हो रहा है. अब हम ये वाला केस लें, दूसरा वाला, तो ये जो पीक इसमें ये वाली आएगी, इसमें ये इस तरफ नेगेटिव साइड में जो आ रही है वो ये वाली पीक है. अब हम दूसरी बात लें कि दूसरे ये जो केस है इसमें जो ब्लू कलर में ये शिफ्ट है वो टुवर्ड्स डाउन फील्ड है, डेल्टा वैल्यू हाई है. अब हम ये वाला केस लें जिसमें बोथ द न्यूक्लियाइज अलाइंड अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो अब ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से कम हो जाएगी, यानी कि अल्फा और बीटा ओरिएंटेशन के बीच में एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया. तो उनको रेजोनेट होने के लिए लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, तो लेस फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड. तो उसमें जो है शिफ्ट जो है वो टुवर्ड्स लो साइड होगा, यानी कि डेल्टा की वैल्यू इसमें रिड्यूस हो जाएगी. तो इस केस में ये पीक जो है इस तरह की प्राप्त होगी. जब इस तरह का अलाइनमेंट है तो पीक यहां पर आ रही है,
जब इस तरह का अलाइनमेंट है तो पीक इस साइड में आ रही है। ओरिजिनल पीक ये थी, जब नेबरिंग न्यूक्लियाई नहीं होने थे तो उस केस में ओरिजिनल पीक ये थी। इस तरह का अलाइनमेंट है तो ये पीक आ रही है, इस तरह का अलाइनमेंट है तो ये वाली पीक आ रही है। अब एक अलोंग और एक अपोजिट है, या एक अपोजिट और एक अलोंग है, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वही इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। यानी कि इनके एब्सेंस में जहां पर पीक आनी चाहिए वहां पर ही पीक आती है। और यहां पर क्योंकि ये इस तरह के ओरिएंटेशन दो पॉसिबल है, तो इसकी इंटेंसिटी जो है इन दो के रिलेटिवली क्या होगी, डबल होगी। जिनकी इसकी हाइट इतनी है तो इसकी हाइट जो है इससे डबल होगी। तो इस तरह से ये तीन पीक प्राप्त होती हैं, जिसको इसके रूप में ट्रिपलेट के रूप में यहां पर दर्शाया गया है। अब हम इस बी वाले के लिए, प्रोटॉन बी के लिए सिग्नल्स किस तरह के प्राप्त होते हैं। और प्रोटॉन बी के लिए सिग्नल जो है वो नियरेस्ट, यानी कि ये प्रोटॉन जो एक है नियरेस्ट कार्बन पर एक ही प्रोटॉन है, तो इस प्रोटॉन के कारण से इफेक्ट होगा। अब यहां पर एक प्रोटॉन है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, इट कैन आइदर अलाइन अलोंग द फील्ड और अपोजिट टू द फील्ड। या तो इस तरह से अलाइन करेगा न्यूक्लियाई या इस तरह से अलाइन करेगा। इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इट इज अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब उसमें डी शील्डिंग होगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो डी शील्डिंग बढ़ जाने के कारण इसमें जो पीक आएगी वो इस तरह की पीक आएगी। ओरिजिनल पीक इस तरह की होनी चाहिए जो कि यहां पर सेंटर में है, पर यहां पर इसके कारण से डी शील्डिंग हो रहा है तो ये पीक थोड़ा सा डाउनफील्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब हम इसकी बात करें, यहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इट अलाइज अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में क्या होगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट या इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कम हो गई तो अल्फा और बीटा ओरिएंटेशन के बीच में एनर्जी गैप भी कम हो जाएगा, यानी कि लेस फ्रीक्वेंसी विल बी रिक्वायर्ड, और जो डेल्टा वैल्यू है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स रिलेटिवली लोअर साइड, यानी कि इस तरफ लोअर साइड में शिफ्ट हो जाएगी और इस तरह का पीक आएगा। तो ये दो पीक प्राप्त हो रही हैं जो कि डबलेट के रूप में है, और इसमें एक एक ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये जो पीक्स हैं ये 1:1 के रेशियो में आती है, तो ये डबलेट 1:1 के रेशियो में होगा और ये ट्रिपलेट 1:2:1 के रेशियो में होगा। अब हम इसमें केमिकल शिफ्ट की मान की बात करें तो बी के लिए 3.95 है और ए के लिए 5.77 है। अब इसका कारण क्या हो सकता है, वाई दिस इज सो। इसमें जो बी वाले जो प्रोटॉन है उस बी वाले प्रोटॉन में केवल एक ही क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट है, माइनस इफेक्ट शो करने वाला केवल एक ही ग्रुप है। तो इसमें जो डी शील्डिंग इफेक्ट है वो रिलेटिवली कम होगा, विपरिरक्षण कम होगा, तो इसलिए इसमें डेल्टा की वैल्यू रिलेटिवली कम है 3.95। अब इस प्रोटॉन की बात करें तो यहां पर दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले। तो दो क्लोरीन क्योंकि यहां पर जुड़े हुए हैं तो इसका जो डी शील्डिंग इफेक्ट होगा दोनों क्लोरीन का वो ज्यादा होगा। तो डी शील्डिंग ज्यादा होने के कारण इसकी डेल्टा वैल्यू भी रिलेटिवली ज्यादा होगी, और ये नियर अबाउट 6 के आसपास 5.77 पर डेल्टा वैल्यू जो है वो ये शो करता है। तो किस तरह से पीक्स का स्प्लिटिंग होता है वो हम इसको 1,1,2 ट्राइक्लोरोएथेन के एग्जांपल से इस तरह से समझा सकते हैं। अब इसमें फिर ये एग्जांपल बताए रखा है, ये HA वाले यदि हम न्यूक्लियाई का इन्फ्लुएंस यदि इस पर देखें, इस प्रोटॉन को हम स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोटॉन। तो ये HA जो नेबरिंग कार्बन पर जो प्रोटॉन है HA उससे इफेक्ट होगा। अब HA जो है इट कैन अलाइन विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें अलाइन अलोंग द फील्ड है
तो इसमें डाउन फील्ड शिफ्ट होगा, और अपोजिट है तो उसमें अप फील्ड शिफ्ट होगा। और एक पीक, ये जो ओरिजिनल पीक यहाँ सेंटर में आनी चाहिए उससे लेफ्ट में, और एक पीक उससे राइट में, यानी कि ये डबलेट के रूप में और 1:1 रेशियो में प्राप्त होता है। 50% मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है, 50% मॉलिक्यूल जो है वो इस फॉर्म में है, तो इसलिए दो पीक में ये डिवाइड हो जाता है। अब हम यहां पर इसकी बात करें, यहां पर फिर वही सेम केस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एडजेसेंट कार्बन इज 1, तो n की वैल्यू 1 है, तो ये डबलेट के रूप में 1:1 रेशियो में डिवाइड होगा। और इस वाले प्रोटॉन की बात करें तो इसमें नेबरिंग कार्बन पर फिर एक प्रोटॉन है, तो इसमें भी n की वैल्यू 1 है, तो ये भी डबलेट के रूप में प्राप्त होगा। फिर ये वाला अभी केस जो 112 ट्राइक्लोरोएथेन वाला हमने एग्जांपल लिया था, उसमें एक ट्रिपलेट के रूप में और एक डबलेट के रूप में प्राप्त होगी। इसको ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये एग्जांपल लें नेक्स्ट वाला। अब इन दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन की हम बात करें, तो इन दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन की यदि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें नियरेस्ट जो एटम ये है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, तो n की वैल्यू क्या है इसमें 3, तो 3 है, तो इसमें n+1 यानी कि 3+1 4, ये जो पीक इसकी प्राप्त होंगी ये वो क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होंगी। अब इनका इफेक्ट क्या होगा, इसमें जो 3 प्रोटॉन्स हैं उसका अलाइनमेंट किस तरह से हो सकता है, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब तीनों, ऑल द थ्री में अलाइन along the applied magnetic field, all the three may align opposite to applied magnetic field, या दो towards magnetic field and one opposite to the magnetic field, या one towards the magnetic field and two opposite to the magnetic field। तो इन दोनों में तीन तीन संभावना है, ये तीन संभावनाएं इसमें है, 2 along and 1 opposite, और ये तीन संभावना इसमें है, 1 along and 2 opposite। तो अब इन केस में हर एक में स्प्लिटिंग होगा अलग अलग, तो इसमें 4 पीक प्राप्त होंगी। यहां पर केवल एक संभावना है, यहां पर 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 1 है, तो 1:3:3:1 के रेशियो में ये 4 सिग्नल जो हैं इस पर्टिकुलर जो ब्लू शेड में हमने प्रोटॉन दे रखे हैं उसमें होगा। अब हम येलो शेड वाले जो प्रोटॉन की बात करें, तो इस पे एडजेसेंट एटम पर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि n की वैल्यू 2 है, तो 2+1 3, यानी कि इसकी जो पीक है वो ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगी। और ट्रिपलेट में किस तरह से स्प्लिटिंग होता है, उसमें जो नेबरिंग जो एटम्स हैं प्रोटॉन्स, उनमें न्यूक्लियाई का ओरिएंटेशन, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, और इसमें जो ट्रिपलेट प्राप्त होता है वो फिर 1:2:1 के रेशियो में प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग को समझा सकते हैं, किस तरह से नेबरिंग प्रोटॉन जो है वो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है कपलिंग कांस्टेंट या युग्मन स्थिरांक। द कपलिंग कांस्टेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन ए सिंपल मल्टीप्लेट। जो सिंपल मल्टीप्लेट, जैसे इसमें क्वार्टेट और इसमें ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है, तो जो इन पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम कपलिंग कांस्टेंट या युग्मन स्थिरांक के नाम से जानते जाते हैं, और इनको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। और ये कपलिंग कांस्टेंट जो है, इट इज ए मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली ए न्यूक्लियस इज इफेक्टेड बाय द स्पिन स्टेट्स ऑफ इट्स नेबर। कोई भी नाभिक जो है वो निकटवर्ती परमाणुओं की स्पिन स्टेट्स के द्वारा किस तरह से कितना प्रभावित होता है, उसको इस कपलिंग कांस्टेंट जे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। अब हम अगले स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा को एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।